अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे घरों में जो पावर स्टेशन से एसी इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड की जाती है वो 220 वोल्ट्स की होती है। तो किस तरह से जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, यानी हमारे घरों में जो मीटर होते हैं वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप फिगर 8.13 में देखें, यहाँ पर आपको एक डोमेस्टिक सर्किट दिखाया गया है। ये दो वायर्स हमारे मीटर से घर में जाती हैं। एक होती है लाइव वायर जिसे हम हॉट वायर भी कहते हैं, और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर जिसे हम कोल्ड वायर भी कहते हैं। लाइव वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, और न्यूट्रल वायर जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करंट का रिटर्न पाथ है। लाइव वायर का पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट्स, यानी 200 से 220 वोल्ट्स के बिटवीन होता है, और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़ीरो है, इसी वजह से हम इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं। तो इन दोनों वायर्स का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो वो 220 वोल्ट्स होता है। इन दो वायर्स के अलावा एक तीसरी वायर भी होती है जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। इस अर्थ वायर का फंक्शन क्या है? ये सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, यानी अगर कभी इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो उसका खतरा हो तो उस केस में ये करंट को ग्राउंड कर देती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाता है। नेक्स्ट है सर्किट वायरिंग। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों वायर्स के रास्ते में एक स्विच लगा दिया जाता है जिसे हम मेन स्विच कहते हैं। अब इस मेन स्विच का फंक्शन क्या है कि ये पूरे सर्किट को ऑन या ऑफ करता है, ठीक। और इस मेन स्विच के साथ एक फ्यूज़ बॉक्स होता है। इस फ्यूज़ बॉक्स में बहुत सारे पैरेलल सर्किट्स होते हैं। हर पैरेलल सर्किट की एक अपनी लाइव वायर, अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर होती है, जो कि तमाम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को सेम पोटेंशियल की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि अभी आपने फ्यूज़ और स्विचेस के बारे में पढ़ा, तो हम देख लेते हैं कि फ्यूज़ या स्विच किसे कहते हैं और इनका क्या फंक्शन है। Fuse is such a device which does not allow current to pass through it over a certain limit. If the current exceeds the limit, the fuse wire melts and we say that fuse has blown. तो स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम में फ्यूज़ नज़र आ रहा है। इस फ्यूज़ का क्या रोल है कि फ्यूज़ जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती, ठीक है, ख़ास हद से ज़्यादा। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि फ्यूज़ की रेजिस्टेंस हाई होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। यही वजह है कि जब उस फ्यूज़ में से एक ख़ास हद से ज़्यादा करंट गुजरता है तो फ्यूज़ की जो तार होती है वो पिघल जाती है और फ्यूज़ उड़ जाता है। तो किसी भी सर्किट में जो फ्यूज़ लगाया जाता है वो उसकी जो करंट की लिमिट होती है उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू का लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप सर्किट में देखें तो फ्यूज़ को हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, जो लाइव वायर है उसके रास्ते में ही फ्यूज़ को लगाया गया है, क्योंकि करंट जो है वो यहीं से जो है वो एंटर होता है। इस वजह से फ्यूज़ को हम हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाते हैं। तो किसी भी सर्किट में जितना करंट गुजरना होता है उस करंट से थोड़ा हायर वैल्यू का फ्यूज़ लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, usually a 13 ampere fuse is used for the power plug and 5 ampere fuse is used for the lights। ठीक, 13 एम्पियर का फ्यूज़ पावर प्लग के लिए और 5 एम्पियर का फ्यूज़ लाइट्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आजकल फ्यूज़ की जगह हम सर्किट ब्रेकर भी यूज़ करते हैं, यानी फ्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है सर्किट ब्रेकर ने। जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि सर्किट ब्रेकर मीन्स जब उसमें से एक उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट गुजरता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। स्टूडेंट्स, आप फिगर 8.14 में डिफरेंट टाइप्स के फ्यूज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्विचेस के बारे में कि स्विचेस का मीटर में क्या फंक्शन है। अगर आप फिगर 8.13 में देखें तो यहाँ पर जो स्विचेस यूज़ किए गए हैं वो लाइव वायर के रास्ते में यूज़ किए गए हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए हम स्विच यूज़ करते हैं, तो ये स्विच जो है वो हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो स्विच है वो लाइव वायर के रास्ते में लगाया गया। तो इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम, क्योंकि लाइव वायर में से करंट एंटर होता है, तो अगर हम स्विच को न्यूट्रल वायर के रास्ते में लगा दें तो क्या होगा
जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनमें से करंट जो है वो आता रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। You receive electricity bill at your home every month. The amount of electrical energy consumed during the month and its price is printed on the bill. The unit of electrical energy is kilowatt hour. You have read about this unit in the previous chapter. The electricity meter installed in our homes measure the electricity in the same unit. स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो किलोवाट आवर होता है। तो जितने भी हमारे घरों में बिजली के बिल होते हैं वहाँ पर भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी को इसी यूनिट में लिखा जाता है। तो हम किस तरह से इलेक्ट्रिक जो हमारे घरों में आती है मेजर कर सकते हैं। If you want to know how much electricity have you consumed in a certain period, following procedure given below. इलेक्ट्रिसिटी को जो भी हमने एक मंथ में कंज्यूम की है हम उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट द रीडिंग ऑफ योर मीटर इन द बिगनिंग ऑफ द सेट पीरियड, यानी सबसे पहले हम जो मंथ के स्टार्ट में जितनी रीडिंग्स होती हैं उसको नोट कर लेते हैं, यानी कितने यूनिट्स अब तक यूज़ हो चुके हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड नोट द रीडिंग अगेन। फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हम दोबारा से रीडिंग को नोट करते हैं कि अब कितने यूनिट्स यूज़ हो चुके हैं। द डिफरेंस ऑफ बोथ द रीडिंग्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक, तो फिर हम दोनों को क्या करते हैं, हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यानी हम करंट रीडिंग में से जो हमारे पास प्रीवियस रीडिंग होती है वो उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो हमने कंज्यूम की होती है। इसके बाद क्या किया जाता है, द टोटल प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द कंज्यूम्ड एनर्जी विद द रेट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कंज्यूम्ड एनर्जी से। तो इस तरह से हमें टोटल प्राइस मिल जाती है। नेक्स्ट है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारे उसके डेंजर्स भी हैं। तो कौन कौन से खतरात हमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। हम पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक किससे कहते हैं। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ लिविंग बॉडी इट इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक, यानी जब किसी भी लिविंग बॉडी में से करंट फ्लो करता है तो इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इस तरह से होता है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं उनकी जो बॉडी होती है वो मेटेलिक होती है। जैसे कि हम आयरन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस केस में क्या होता है, वो अगर डैमेज हो जाए या उसकी जो लाइव वायर है वो टच कर रही है उसकी मेटेलिक बॉडी से, तो इस केस में उसमें करंट आ रहा होता है। ठीक, तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो उसको टच कर ले तो उससे उसको करंट लग सकता है, उसकी बॉडी से करंट फ्लो कर सकता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। नेक्स्ट है फायर। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आर द रजिस्टर, मीन्स जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होती हैं उनमें से करंट गुजरने की एक लिमिट होती है। ठीक, उस लिमिट से ज़्यादा करंट को नहीं पास होने देते। तो अगर कभी इसमें ऐसा हो जाए कि करंट जो है वो एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा जो है वो फ्लो होने लगे तो इससे क्या होता है, वायर की इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लाइव और न्यूट्रल वायर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इन दोनों के आपस में टच होने की वजह से क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वायर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो ना होने के बराबर होती है और इस वजह से उसमें से लार्ज अमाउंट में करंट पास हो रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि वायर्स जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आग पकड़ लेती हैं। डैमेज इंसुलेशन के अलावा ओवरलोडिंग या नमी की वजह से भी आग लग सकती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। तो ऐसी जगह जहाँ पर पेट्रोल डीजल वगैरह मौजूद हो तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग जो है बहुत डेंजरस हो सकती है, या कोई भी ऐसा केमिकल जो आग पकड़ लेता है उसकी वजह से क्या होता है कि ज़ोरदार धमाका हो सकता है। तो जितने भी मिलिट्री एम्यूनेशन डिपो यानी जहाँ पर मिलिट्री का असला और बारूद वगैरह का सामान होता है तो वहाँ पर जो है वो एक्सप्लोजन का बहुत ज़्यादा चांस होता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम इन खतरात से बच सकते हैं। तो नंबर 1 है ऑलवेज इंसर्ट स्विचेस इन द वे ऑफ लाइव वायर। हमेशा स्विच को लाइव वायर के रास्ते में लगाएं। उसकी क्या रीज़न है कि जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम स्विच को न्यूट्रल वायर के रास्ते में लगाएंगे तो क्या होगा, करंट तो एंटर हो रहा है लाइव वायर में, तो इस वजह से अगर हम स्विच को ऑफ नहीं कर देंगे तो करंट आता ही रहेगा।
तो इस वजह से इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है। सेकेंड है, डोंट प्लग इन मैनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन द सेम सॉकेट, इट विल कॉज ओवरलोडिंग। बहुत सारे प्लग्स को एक ही सॉकेट में ना लगाएं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसकी एक खास लिमिट है, उसकी एक रेंज है कि उसमें से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। तो अगर हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे प्लग लगा देंगे तो उससे क्या होगा, करंट का ओवरफ्लो होगा, जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक या शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा हो सकता है। नंबर 3 है, डोंट लेट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस touch with water, as water is conductor of electricity, therefore it may increase the chance of short circuiting। यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को वाटर के साथ टच ना होने दें, या समटाइम ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो वेट हो, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच ना करें। उसकी रीज़न ये है कि वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो हमने जैसे कि अभी पढ़ा था कि शॉर्ट सर्किटिंग जो है वो डैम्प कंडीशंस की वजह से भी होती है, नमी की वजह से भी होती है। तो इस केस में अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच करेंगे तो शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा हो सकता है। तो इस केस में हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स रिड्यूस द डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर का क्या काम है कि जब एक ख़ास हद से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उस केस में फ्यूज़ उठ जाएगा या सर्किट ब्रेकर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। तो इस केस में भी हम जो है वो इसके डेंजर से बच सकते हैं। नेक्स्ट है, अर्थ वायर मस्ट बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, दिस कैन सेव फ्रॉम पॉसिबल एक्सीडेंट्स। जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही पढ़ा, अर्थ वायर जो कि क्या करती है कि इलेक्ट्रिक शॉक के खतरे को बचाती है। ठीक है, ये भी सेफ्टी के लिए यूज़ की जाती है। इस केस में क्या होता है कि अगर करंट एक खास हद से ज़्यादा फ्लो होने लगे तो उस केस में अगर शॉर्ट सर्किट का खतरा हो, जो करंट होता है वो ग्राउंड हो जाता है, यानी करंट ज़मीन में चला जाता है ड्यू टू अर्थ वायर। तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, डोंट पुल द वायर रिमूविंग आउट अ प्लग फ्रॉम द सॉकेट, ऑलवेज पुल आउट द प्लग। ठीक है, हमेशा सॉकेट में से प्लग को निकालें, ना कि उसमें से वायर को जो है वो खींचे, इससे भी जो है वो वायर टूट सकती है, तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर्स शुड बी मेड अवेलेबल इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर द एमरजेंसी यूज़। यानी कि ऑफिसेज और फैक्ट्रीज वगैरह में हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ किया जाए ताकि आग लगने के खदशात से बचा जा सके। नेक्स्ट है, फर्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ अ पर्सन हैज़ रिसीव्ड इलेक्ट्रिक शॉक, watch before touching him whether he is not still in contact with the electric appliance. If so, turn off the main switch immediately. In case the main switch is out of reach, detach the affected person from the appliance with the help of a wooden rod or a plastic object. स्टूडेंट्स, अगर कभी ऐसा हो कि किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसमें हमें फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो पर्सन जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंस के साथ टच तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो फौरी तौर पे मेन स्विच को ऑफ कर दें, या अगर हम मेन स्विच को ऑफ नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, लकड़ी या कोई प्लास्टिक या मटीरियल लेके उसको फौरी तौर पर उस पर्सन को उस अप्लायंस से अलहदा कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक शॉक कैन स्टॉप रेस्पिरेशन and it can also cause death of the victim. If breathing stops, try to restore respiration artificially by giving air through mouth. तो अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है, यानी सांस लेने का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर क्या करना चाहिए, तो ऐसे पर्सन को आर्टिफिशियली यानी माउथ के थ्रू उसको सांस दिया जाए। In case the heart stops beating, press upon the chest repeatedly with both of your hands. इट मे रिस्टोर हार्ट बीटिंग। अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तो उस केस में क्या करना चाहिए कि उस पर्सन की चेस्ट पे रिपीटेडली जो है वो अपने दोनों हाथों से उसको दबाएं, ज़ोर से उसको प्रेस करें, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। इमीडिएटली कॉल फॉर द एम्बुलेंस एंड कैरी द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करें और इस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाएं।